नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री की किताब चल रही है और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। ये बेसिकली इस्लामिक रूल की यहाँ पे बात हो रही है। जिन जिन टेरिटरीज में भी इस्लामिक रूल जा रहा था वहाँ पे पहले से एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, तो ऑब्वियस ही बात है उस समय की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये अलग बात है कि उस समय की एंशियंट इस्लामिक इकोनॉमी में आप कह सकते हो, एंशियंट तो नहीं, मिडवल कहना चाहिए, ओके। तो उस समय की इकोनॉमी में ये जो ट्रेड का फैक्टर था, बिजनेस का फैक्टर था, ये भी डोमिनेंट था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फैक्टर भी डोमिनेंट था, बट एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर आबादी डिपेंडेंट थी। तो जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और इस्लामिक रूल पहुंचा कंट्रीज़ में, तो उन्होंने एग्रीकल्चर के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश नहीं की। ज़्यादातर टेरिटरीज़ में जो सेटल्ड पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर करती थी, उन्होंने एग्रीकल्चर करने दिया। लैंड को छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पीजेंट्स ओन करते थे। बहुत सारे केसेस में लैंड को सरकार ओन करती थी। इराक और ईरान में बहुत सारे ऐसे लैंड थे जहाँ पे ओनरशिप किसके पास थी, पीजेंट्स के पास थी। ससानियन रूल के दौरान, ससानियन रूल मतलब ज़ोरास्ट्रियन रूल जब था, ससानियन रूल कहाँ पे था, ईरान के, प्रेजेंट डे ईरान के इलाके में। तो उस समय पे जो एस्टेट ओनर थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और सेंट्रलाइज्ड रूलर को देते थे। सिमिलरली जब इस्लामिक राज आया तब भी एस्टेट ओनर रहे और उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करके इस्लामिक जो रूलर्स थे उनको दिए। ये अलग बात है कि ससानियन रूल के बाद जब इस्लामिक रूल इन इलाकों में पहुंचेगा तो बहुत सारी ज़मीन हड़प लेंगे ये जो अपर इस्लामिक एलिट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था कि वो इलाके जहाँ पे पेस्टोरल टू सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम पे पहुंचे थे, उस समय पे जो लैंड था दैट वाज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। बाद में आप देखोगे कि जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुए, ससानियन रूलर के जो एस्टेट्स थे वो उनके ओनर छोड़ के चले गए। तो जिन एस्टेट्स को उनके ओनर ने छोड़ दिया उसको स्टेट ने हथिया लिया, मतलब इस्लामिक लीडरशिप ने हथिया लिया। जिस ज़मीन को हथियाना चाहा इस्लामिक लीडरशिप ने, उन्होंने उसको भी हथिया लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी कि बहुत सारी ज़मीनें लोगों के पास भी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो उन ज़मीनों पर एग्रीकल्चर कौन करेगा। हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लेके भी अपने पास रख के क्या करोगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव भी तो होना चाहिए उस ज़मीन पे। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जितनी ज़मीन हड़पी गई वो ज़्यादातर मुस्लिम एलिट्स के पास गई। मेनली जो खलीफा की फैमिली के मेंबर्स थे उनके पास गई। ओवरऑल एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कंट्रोल स्टेट का था। ये अलग बात है कि इमीडिएट कंट्रोल हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हो, बट उस इंडिविजुअल को ओवरऑल गवर्नमेंट को पैसा तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लैंड रेवेन्यू जो ये सरकारें, ये इस्लामिक गवर्नमेंट्स वसूलती थी अपने अंदर, जो लैंड था जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होता था, उससे इनकी कमाई होती थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वो लैंड जो अरब्स ने हथिया है लेकिन वो अपने ओनर्स के हाथ में रहा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अरब सारा लैंड अपने पास लेके नहीं बैठ गए, जो भी उनके ओनर्स थे उनके पास ही रहने दिया लैंड, बस उनसे एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था उस समय पे खर्च, KHARAJ। इस खर्च का रेट जो था एरिया टू एरिया वेरी करता था। कहीं पे इसका रेट 50% था, कहीं पे इसका रेट 50 था, मतलब 20% ऑफ द प्रोड्यूस था। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो जो लोग मुस्लिम्स थे उनको अपने प्रोड्यूस का केवल 1/10 टैक्स देना पड़ता था, उश्र बोला गया। और जो लोग नॉन मुस्लिम्स थे उनको ज़्यादा देना पड़ता था चूंकि इस्लामिक रूल को प्रमोट कर रहे थे। तो इस रिस्पेक्ट में जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला भाई पैसा सबसे बड़ा ईमान धर्म है, तो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ताकि लोअर टैक्सेस देने लगे। इसके चलते हुआ ये कि जो स्टेट थी सरकार की कमाई कम होने लगी। तो सरकार ने पहले तो कोशिश की कि भैया ये जो नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको रोको। बाद में उनको समझ में आया कि सबके लिए यूनिफॉर्म टैक्सेस कर दो, तो मुस्लिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, नॉन मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स के बराबर कर दो। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, ग्रेजुअली हो रही थी। यहाँ पे चूंकि हम लोग एक नटशेल में बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर क्या हुआ है, 10वीं शताब्दी से सरकार ने अपने ऑफिशियल्स को ये परमिशन दे दी कि भाई उनको जो टेरिटरीज एलोकेट की गई हैं उन टेरिटरीज से अपना एग्रीकल्चर रेवेन्यू वसूल लो और वही तुम्हारी सैलरी है। क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको तनख्वाह देनी पड़ती है ना। अब पहले बेसिकली जो सिविल सर्वेंट आज की डेट में ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर इनको सरकार बोल देती कि ज़मीन तुम्हारी, इस ज़मीन से जितना टैक्स निकलो उससे अपना सैलरी चला लो, तो ये पहले हुआ करता था। और इन टेरिटरीज को दिया जाता था, बोला जाता था इक्तास, रेवेन्यू असाइनमेंट्स। दिल्ली सल्तनत के समय में भी कुछ ऐसा ही होता था। तो इक्तास यहाँ पे भी दिए जाते थे इस्लामिक लैंड्स में। उसके बाद बात की जाए तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबल एम्पायर है तो भाई कहीं ना कहीं सरकार एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नील वैली में, जहाँ पे नील रिवर है इजिप्ट में, वहाँ पे भाई इरिगेशन सिस्टम्स को सपोर्ट किया सरकार ने, डैम्स बनवाए, कैनाल बनवाई।
डिक्स खुदवाए, ठीक है ना, वेल्स खुदवाए, फिर उनमें वाटर व्हील्स और जिसको नोरिया बोला जाता था वो लगवाई। उन वाटर व्हील्स के चलते बहुत कम एफर्ट में पानी वेल से बाहर आ जाता था और उससे एग्रीकल्चर किया जा सकता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से अच्छे हार्वेस्ट हुए तो लोगों को भी पैसा मिला और सरकार को टैक्स में भी पैसा मिला। तो विन विन सिचुएशन थी दोनों लोगों के लिए। इस रिस्पेक्ट में आगे जाने से पहले थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, रमेश चंद्रा की इकोनॉमिक्स चल रही है, मीडियल हिस्ट्री चल रही है आपकी सतीश चंद्रा की। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपकी जुड़ने की कोशिश करूँगा। जो मेरे शॉर्ट्स हैं उनके थ्रू मैं आपके पर्सनल डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली मैं सारे डाउट्स सॉल्व नहीं कर सकता, बट मैं ऐसे क्वेश्चंस को टेकअप करता हूँ जो मुझे लगता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी का डाउट छूट रहा है तो आई एम रियली सॉरी, बट आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, जब भी मुझे क्वेश्चन रेलिवेंट लगेगा मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए और मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता नहीं है और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट भी लॉन्च करूँगा जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको कुछ रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए वापस आते हैं, तो इस्लामिक लॉ की बात करते हैं। वो लोग जो कि ज़मीन को कल्टीवेशन के अंदर ला रहे थे, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड में बढ़ावा कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं टैक्स कंसेशन भी दिया गया इस्लामिक लॉ के अंदर। बहुत सारे पीजेंट्स किसानों के लिए इनिशिएटिव चलाए गए, स्टेट सपोर्ट था किसानों की तरफ, कल्टीवेबल लैंड को एक्सपेंड किया गया जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं हो रहे थे, लेकिन तब भी सरकार फार्मर्स को इतना सपोर्ट दे रही थी कि भाई फार्मर्स कहीं ना कहीं फल फूल रहे थे, जो प्रोडक्शन था वो बढ़ रहा था। बहुत सारे नए प्रकार के क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल्स, इन सब की खेती होने लगी। ब्रिंजल्स को बादिनजान भी कहा जाता था। इनको उगाया भी जाता था, यूरोप में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। और उस समय की सोसाइटी में फार्मर्स की इंपॉर्टेंस क्या है ये देखिए। यहाँ पे फार्मर्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्रॉप्स काट रहे हैं, और इन फार्मर्स के लिए ट्रे में लंच लेके आया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे फार्मर्स की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उस समय की जो सरकारें होती थी वो किस हद तक फार्मर्स को इंपॉर्टेंस देती थी। आप सोचिए इंडिया में फार्मर्स को कितना आप कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, और उस समय पे आप देखो कि इन इस्लामिक लैंड्स में फार्मर्स के लिए कितने प्रोग्रेसिव काम किए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि जो मिडवल इस्लामिक जो लैंड्स थे, यहाँ पे जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत एडवांस था। तो सीरिया इराक के इलाके में उस समय पे बहुत शांति, अमन और पीस था कंपेयर टू आज। आज तो भाई बवाल ही मचा हुआ है। आप देख लो सीरिया में सिविल वॉर चले ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसकी झांकियाँ आपको इराक और थोड़ा बहुत टर्की के बॉर्डर पे भी देखने को मिलती हैं। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर आप देखोगे इस्लामिक सिविलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बहुत सारी नई नई सिटीज़ इस्लामिक सिविलाइजेशन में बन रही थी, और कुछ स्पेसिफिक कारण भी थे इन सिटीज़ को बनाने के। जैसे बहुत सारी सिटीज़ को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो अरब सोल्जर्स थे, जिनको बोला जाता था झुंड, उनको यहाँ पे सेटल किया जा सके। ये अरब सोल्जर्स देवर द बैकबोन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री वॉर्स के समय पर लड़ाई करने के लिए, नॉर्मल केसेस में एग्रीकल्चर करने के लिए ये जो अरब सोल्जर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इनके लिए गैरिसन सिटीज़ बनाई गई जहाँ पे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा सके, और अपने लीजर टाइम में ये लोग खेती बाड़ी भी करते थे। तो ये जो सिटीज़ बनी इस समय पे इन सोल्जर्स को अकोमोडेट करने के लिए इनको नाम दिया गया मिस्र। आज की डेट में मिस्र इजिप्ट को बोलते हैं, हालांकि इजिप्ट का अरेबिक नेम है मिस्र। अभी मिस्र यहाँ पे सिटी को डिनोट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। और ये सिटीज़ जिनको एज गैरिसन सिटीज़ डेवलप किया गया, एज गैरिसन सिटीज़ मतलब वो सिटीज़ जो मिलिट्री सोल्जर्स के लिए बनाई गई हैं। तो इसमें कौन कौन सी सिटीज़ थी? कूफा सिटी, बसरा सिटी इराक में, फुस्तात और कायरो सिटी इजिप्ट में। और आप देखोगे कि ये जो बगदाद कैपिटल थी अब्बासिद कैलिफेट की, जो कि लगभग 800 एडी के समय पे था, जब अब्बासिद कैलिफेट ने बगदाद को अपनी कैपिटल बनाया, आप कह सकते हो 50 सालों के अंदर यहाँ की आबादी 1 मिलियन पहुँच गई। और इसके साथ साथ और इसके आसपास बहुत सी ऐसी सिटीज़ थी, पुराने टाउन्स थे जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, जैसे दमास्कस, इस्फहान, समरकंद। तो आप देखोगे कि भाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ट्रेड, रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन और शुगर, इन सब चीज़ों के चलते ये जो इस्लामिक लैंड्स की सिटीज़ थी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी, और एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लेक्स और अर्बन नेटवर्क यहाँ पे डेवलप हुआ, जिसमें टाउन को रूरल इलाकों से जोड़ना, एक टाउन को दूसरे टाउन से जोड़ना, ये बड़ी नॉर्मल बात होगी।
एक प्रकार का मॉडर्न फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई जा रही है। इस बोट में आपको क्या दिख रहा है? इस बोट में आपको देखिए, यहाँ पे पहले ध्यान को देख लीजिए, ये जो बोट है ये चला इंडियंस रहे हैं, और नीचे ये जो बैठे हुए हैं ना लोग, जिनके आपकी शक्लें दिख रही हैं, ये बेसिकली अरब है। ओके, तो ये बोट सेलिंग दिखाई जा रही है टू बसरा। जो क्रू है वो इंडियन है, पैसेंजर्स अरब है। जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन पानी के थ्रू होता था, इसको चीपर, क्विकर और सेफर माना जाता था प्री मॉडर्न टाइम्स में। तो एक प्रकार की फ़ोटो है जो ये बताती है कि उस समय पे पानी का सफ़र काफ़ी सेफ माना जाता था। फिर आप देखोगे कोई भी जो बड़ी सिटी बनाई जाती थी, उस बड़ी सिटी में दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस माने जाते थे कल्चरल और इकोनॉमिक पावर के। एक था कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, जिसको बोला जाता था मस्जिद अल जामी, और ये इतना बड़ा था कि बहुत दूर से देखा जा सकता था। तो ये जो कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क था, जिसको बोला जाता था यहाँ पे मस्जिद अल जामी, ये भाई बहुत दूर से भी नजर आ जाता था। फिर एक सेंट्रल मार्केट प्लेस था यहाँ पे जिसका नाम था सुक। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, जिसमें आप कह सकते हो शॉप्स एक रो में रहती थी। फिर मर्चेंट्स लॉजिंग्स थी, जहाँ पे मर्चेंट जा जाके रुकते थे, इनको बोला जाता था फांदुक। ओके, मनी चेंजर का ऑफिस था यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि ये जो सिटीज़ थी देवर होम्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स को बोला जाता था अयान या फिर आइज ऑफ द स्टेट। फिर स्कॉलर्स और मर्चेंट्स, तुजार, जो कि सेंटर में रहते थे, मतलब सिटी सेंटर में रहते थे स्कॉलर्स और मर्चेंट्स। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स थे, इनका जो लिविंग क्वार्टर्स था वो सिटी के आउटर सर्कल पे था। इनके पास अपना खुद का मस्जिद, चर्च या साइनागॉग होता था। साइनागॉग मतलब एक जूइश टेम्पल। इनका खुद का सब्सिडरी मार्केट होता था, खुद का पब्लिक बात होता था, जहाँ पे इनकी कम्युनिटी के लोग, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स, कहीं ना कहीं सेंट्रल सिटी से थोड़ा दूर रहते थे। ओके, फिर आप देखोगे कि और थोड़ा आउटस्कर्ट में चले जाइए सिटी के, तो अर्बन पुअर मिलेंगे। एक मार्केट होगा ग्रीन वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, जो कि गांव से लेके आई गई होगी। कैरावन स्टेशन होंगे, और वो जो बुचर और टैनिंग वाली शॉप्स होती ना, जहाँ पे जानवर काट के मारा जाता था, मीट वगैरह लिया जाता था, उस प्रकार की शॉप्स भी बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में होती थी। फिर जो सिटी थी, सिटी की वॉल के बाहर होते थे इंस। इंस मतलब सराय। तो भाई कभी कभी दूर से एक इंसान सफ़र करके आ रहा है, लेकिन शाम को सिटी का गेट बंद हो चुका है, तो इस केस में रुकेगा कहाँ? तो सिटी के पास बाहर कुछ इंस हैं, तो उन सरायों में रुक जाएगा रात में। अगले दिन जब सुबह सिटी का गेट खुलेगा तो वो चला जाएगा अंदर। सिमिट्रीज मतलब कि जो शमशान घाट थे वो भी सिटी के गेट भी बाहर थे। अब आप देखोगे कि अलग अलग सिटीज़ की टाइपोलॉजी में, उसके लैंडस्केप में, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। एक जो बेसिक लेआउट थी सारे सिटीज़ की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिर यहाँ देखिए आगे क्या बताया गया। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ्स एंड लग्जरीज इनलार्ज द सर्किट ऑफ एक्सचेंज। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इलाका इस्लामिक एम्पायर के अंदर आ रहा था। फिर जो अर्बन पॉपुलेशन थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ बनने की वजह से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो फूड स्टफ्स की, लग्जरी की चीज़ों की और डिमांड हो रही थी, तो ट्रेड बढ़ रहा था, सर्किट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा था। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ने मुस्लिम एम्पायर की मदद की, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जो मुस्लिम एम्पायर था बड़े इलाके में फैला था। इतने बड़े इलाके में फैला था कि इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन से पास होने वाले सारे ट्रेड रूट्स के ऊपर ये जो इंडियन और अरब ट्रेडर्स थे, इनका मोनोपोली हो गई। इनफैक्ट ईरानियन और अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली हुई। इंडियन ट्रेडर्स तो इंडियन पेनिनसुला तक, या फिर कह लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड थे, बट ईरानियन, अभी देखिए पर्शियन गल्फ का जो एक्सेस है वो ईरान के पास है। जो रेड सी का एक्सेस है वो आप कह सकते हो इजिप्ट और सीरिया जैसी कंट्रीज़ के पास है। तो सीरिया का तो खैर मेडिटेरेनियन है, नीचे कह लीजिए आप इजराइल, और उसके नीचे आ जाइए सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ के पास है। तो इस रिस्पेक्ट में अरब और ईरानियन ट्रेडर्स, इन्होंने मोनोपलाइज किया मैरी टाइम ट्रेड को, चाइना, इंडिया, यूरोप के बीच में। ये ट्रेड दो रूट से निकलता था, एक था रेड सी, एक था पर्शियन गल्फ। इसको नक्शे में देखेंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने पहले नक्शे में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया भी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेड सी, आज की डेट का सऊदी अरेबिया आपको इधर नज़र आएगा। ओके, सऊदी अरेबिया ऊपर की तरफ आपका इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट का यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है। और दूसरी बात रही आपका पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ में भी सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज ही यहाँ पे डोमिनेट करेंगी। तो इन दो रूट से आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेड था वो गुजरता था। और आपको पता है कि इस इलाके में ईरानियंस डोमिनेट थे, और इस इलाके में आप कह सकते हो अरब्स डोमिनेंट थे, और दोनों एक ही धर्म को मानते थे। ये अलग बात है, उनकी एथनिसिटी अलग थी। एक ईरानियन कहते थे अपने आप को, दूसरे अपने आप को अरब्स कहते थे, लेकिन थे तो एक ही धर्म के। तो धार्मिक
सिमिलैरिटी के चलते, यूनिफॉर्मिटी के चलते भी यहाँ पे जो आप कह सकते हो एसिमिलेशन हुआ है वो थोड़ा और स्मूथ हुआ। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। जो हाई वैल्यू गुड्स होते थे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, जैसे कि स्पाइसेस हो गई, टेक्सटाइल हो गई, पोर्सलिन हो गई, गन पाउडर हो गई, इसको इंडिया और चाइना शिप किया जाता था। ओके, मतलब ये इंडिया और चाइना से आ रहा होता था स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सलिन और गन पाउडर जैसा काम। और किसके थ्रू आ रहा होता था? या तो रेड सी पोर्ट्स ऑफ एडन और अहदाब के थ्रू आके आ रहा होता था, या गल्फ पोर्ट्स सिराफ और बसरा। तो जो पर्शियन गल्फ है उसके पास जो सबसे अच्छे पोर्ट थे वो थे सिराफ और बसरा। जो रेड सी था उसके पास जो सबसे अच्छे पोर्ट थे वो था एडन और अहदाब। इनके थ्रू ज़्यादातर सामान इंडिया और चाइना से आया करता था। और इसके बाद एक बार सामान मेडिटेरेनियन ट्रेड रूट से ज़मीन पर उतर गया तो फिर उनको कैमल कैरावंस में यानी कैमल की बैक पे चढ़ाया जाता था और उनको जाके वेयर हाउसेज में स्टोर कर लिया जाता था। इन वेयर हाउसेज को नाम दिया गया मखाजीन। मखाजीन कुछ हद तक मैगजीन जैसा दिखता है। मैगजीन का मतलब होता है बहुत सारे आर्टिकल्स और पेपर का कलेक्शन। उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि ये वेयर हाउस क्या था? ये वेयर हाउस चीज़ों का कलेक्शन था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडिया चाइना से आ रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, उनको इन्हीं वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता था, लोकल कंजम्पशन के लिए भी और कहीं ना कहीं ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए भी। ये जो वेयर हाउसेज थे ये थे कहाँ कहाँ? तो प्रेजेंट डे बगदाद, दमास्कस और एलेप्पो में थे। फिर ये जो पूरा का पूरा ट्रेड रूट था ये बहुत ज़्यादा भीड़ वाला हो जाता था जब हज का समय होता था, क्योंकि हज के समय पे सब लोग प्रेयर कहने के लिए मक्का जाते थे। तो सेलिंग सीज़न आप कह सकते हो मवासिम आ गया, मतलब मानसून। तो सेलिंग सीज़न आ गया तो उसके चलते बहुत सारे लोग मक्का जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे कि ओवरऑल ये जो ट्रेड के आइटम्स है वो भी जा रहे हैं, तो एकदम से बहुत सारी भीड़ यहाँ पे हो जाती थी। मेडिटेरेनियन एंड ऑफ द ट्रेड रूट्स में जो यूरोप पे एक्सपोर्ट्स जाते थे वो जाते थे पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया से, और उनको कौन हैंडल करते थे? तो ये ज्यूइश मर्चेंट्स हैंडल करते थे। इसकी लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको प्रेजेंट डे इजिप्ट में एलेक्जेंड्रिया नज़र आ रहा है, और यहाँ से आपको पूरे यूरोप का एक्सेस है। चाहे आप ग्रीस चले, ये जो सॉरी टर्की है, चाहे आप ग्रीस चले जाओ, चाहे आप इटली चले जाओ, चाहे आप आगे के यूरोपियन नेशंस में चले जाओ। तो बेसिकली ये था उस समय का हिसाब। और ये जो पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया था इसके ऊपर किसका कब्जा था? तो इसके ऊपर जूइश ट्रेडर्स का कब्जा था। और कुछ इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से ये भी पता चला है कि ये जो जूइश मर्चेंट्स थे वो डायरेक्टली इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। कहाँ से पता चला है? तो जो गेनीजा कलेक्शंस है वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे मालूम पड़ा। 10th सेंचुरी के बाद से आप देखोगे कि ये जो रेड सी का रूट था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया व्हेन कंपेयर टू पर्शियन गल्फ, जो कि जो कायरो नाम का शहर था इजिप्ट के अंदर, दिस इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर। और ये जो ट्रेडिंग सिटीज़ ऑफ इटली थी, यहाँ की मर्चेंट कम्युनिटीज़ भी धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही थी, तो रेड सी वाला जो ट्रेड रूट था वो काफ़ी डोमिनेंट हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर और गेनीजा रिकॉर्ड्स के बारे में। देखिए, जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स थे यहाँ पे रिटन वर्क्स बहुत वाइडली सर्कुलेट होते थे। मतलब पेपर के इंट्रोड्यूस होने के बाद बहुत चीज़ें लिखी गई और उनको सर्कुलेट किया गया। पेपर जो कि लाइनन का बना था वो चाइना से आया। पहले तो चाइना में बहुत लंबे समय तक पेपर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीक्रेट रखा गया। जिस प्रकार से इन्होंने सेरीकल्चर को, मतलब सिल्क के प्रोसेस को सीक्रेट रखा था, उसी प्रकार से चाइना वालों ने पेपर मेकिंग प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक सीक्रेट रखने की कोशिश की। लेकिन 751 AD में एक मुस्लिम गवर्नर ने, जो कि समरकंद का गवर्नर था, 20,000 चाइनीज़ इन्वेडर्स को बंदी बना लिया। अभी इन इन्वेडर्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता था। तो अब यहाँ पे समरकंद में पेपर बनाने की जो आर्ट थी वो पहुँच चुकी थी। अगले 100 सालों तक समरकंद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर मेकिंग सेंटर रहा है और यहाँ से बहुत सारा पेपर एक्सपोर्ट किया गया। अब चाइना में तो मोनोपोली थी लेकिन इस्लाम में मोनोपोली अलाउड नहीं थी, तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पेपर बनाने की जो टेक्निक थी वो फैलने लगी। फिर आप देखोगे कि जो पेपर था वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इसने धीरे धीरे पपायरस को रिप्लेस कर दिया। पेपर के एवोल्यूशन में मैंने पपायरस के बारे में आपको बताया था। ये जो पपायरस था एक प्रकार का राइटिंग मटेरियल था। इनर स्टेम ऑफ द प्लांट से इसको उगाया जाता था और नाइल वैली में खूब उगता था और इसके ऊपर लिखा जाता था। अब धीरे धीरे आप देखोगे पेपर की डिमांड बढ़ी। इस रिस्पेक्ट में अब्द अल लतीफ़, जो कि एक बगदाद के डॉक्टर थे और रेजिडेंट थे इजिप्ट के फ्रॉम 1193 एंड 1207, इन्होंने रिपोर्ट किया कि पहले क्या होता था कि जो इजिप्टियन पीजेंट्स होते थे वो ग्रेप्स को रॉब करते थे
ताकि जो मम्मी रैपिंग्स होती थी ना, जो लिनन की बनी होती थी, उसको पेपर फैक्ट्रीज में बेच सके। मतलब मम्मी अच्छी खासी लाश को लेनिन में लपेट के गाड़ रखा है, उस लाश के ऊपर से लाइनन उतार के जाके पेपर फैक्ट्री को बेच दिया ताकि उस लाइनन से पेपर बनाया जा सके। मतलब पेपर बनाना इतना इंपॉर्टेंट था, पैसा कमाने के लिए किसी की लाश भी उखाड़ देंगे, और ये सब बड़ी नॉर्मल सी बातें थी उस समय पे। पेपर ने कहीं ना कहीं कॉमर्शियल और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी बनाने शुरू कर दिए। पेपर का यूज़ इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था कि केवल एलीट कामों में ही नहीं, पॉलिटिकल कामों में ही नहीं, नॉर्मल कामों में जैसे बिजनेस डीलिंग्स में, कॉमर्शियल डीलिंग्स में भी पेपर का काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा। 1896 में देयर वाज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मीडिवल जूइश डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक सील्ड रूम में मिले हैं, जिनको बोला गया गेनीजा में। ये कहाँ मिले हैं? फुस्टाट के बेन एजरा साइनगॉग में। तो फुस्टाट के बेन एजरा साइनगॉग में कुछ मीडिवल जूइश डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसको बोला गया है गेनीजा रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे बेसिकली ये जो रिकॉर्ड्स थे ये इसलिए मिले हैं क्योंकि यूज़ के अंदर एक प्रैक्टिस थी कि कोई भी एक ऐसा पेपर जिसमें नेम ऑफ गॉड है वो उसको जलाएंगे नहीं। और ये बड़ी किस्मत की बात है कि उन्होंने इसको जलाया नहीं, और इसके चलते 8वीं शताब्दी जितने पुराने भी मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे पाए गए हैं। वैसे तो 1 मिलियन से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स और फ्रैगमेंट्स हैं जो कि 8th सेंचुरी तक पुराने हैं, मिड 8th सेंचुरी तक। बहुत सारे तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के हैं, जिसमें फातिमिड डायनेस्टी, अबूयुद डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि भाई मर्चेंट्स ने, फैमिलीज़ ने, फ्रेंड्स ने अपने आप को लेटर लिखा, डाउरी का प्रॉमिस, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल डॉक्यूमेंट, लॉन्ड्री लिस्ट, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट और ट्रिवियल आइटम से रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुदाई अरेबिक में लिखे हैं, विच इज़ अ वर्जन ऑफ अरेबिक रिटन इन हिब्रू कैरेक्टर्स। और उस समय के मिडल मेडिटेरियन में ये जो भाषा थी वो जूइश कम्युनिटीज़ में बहुत कॉमन थी। ये जो गेनीजा के डॉक्यूमेंट्स हैं, दे प्रोवाइड अस रिच इंसाइट्स इनटू पर्सनल एंड इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। मतलब कि मेडिटेरेनियन और इस्लामिक कल्चर में जो पर्सनल और इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस होते थे लोगों के, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट बहुत खास बात बताते हैं कि जो बिजनेस स्किल्स और कॉमर्शियल टेक्निक्स मर्चेंट्स की थी मिडल इस्लामिक वर्ल्ड के, उतनी एडवांस तो यूरोपियन बिजनेसमैन और कॉमर्शियल, आप कह सकते हो ट्रेडर्स की नहीं थी। तो मतलब जो मिडल इस्लामिक लैंड्स थे वो टेक्नोलॉजिकली बिजनेस की फील्ड में और कॉमर्स की फील्ड में अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से ज़्यादा थे। गेनीजा रिकॉर्ड्स की जो हिस्ट्री है उसके रिस्पेक्ट में ग्यूटन ने भी एक मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी है, और अमिताभ घोष साहब ने अपनी किताब में इन एन एंटीक लैंड एक इंडियन स्लेव की कहानी लिख रखी है, बेसिकली टेल द स्टोरी ऑफ एन इंडियन स्लेव। और ये कहानी कहाँ से उठाई गई? गेनीजा रिकॉर्ड्स के एक लेटर से उठाई गई है। फिर इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो ईस्टर्न एंड था इस्लामिक लैंड का, जो कि आप कह सकते हो ईरान के ईस्टर्न इलाके में आप चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे ईरानियन मर्चेंट्स के जो कैरावंस थे वो बगदाद से लगातार चाइना जाते थे थ्रू सिल्क रूट, और रास्ते में बुखारा और समरकंद पड़ता था, जिसको आप ट्रांसो सियाना भी बोलते हो। ये जो समरकंद और ट्रांसो सियाना है, इसको मैंने ऊपर आपको मैप में भी दिखाया है। काम क्या था इनका? सेंट्रल एशियन और चाइनीज़ गुड्स को लेके आना, कहाँ पे? इस्लामिक लैंड्स में। तो पेपर, चाइनीज़ गुड्स और बाकी जो एशियन गुड्स थे, कहीं ना कहीं सिल्क रूट के रास्ते चाइना से कहाँ पे आते थे? इंडिया के अंदर आते थे। उसके बाद ये ट्रांसोक्सियाना नाम की जो जगह थी, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन कॉमर्शियल नेटवर्क, जो कि रशिया के साथ जोड़ती थी इस्लामिक लैंड को, स्कैंडिनेविया के साथ जोड़ती थी इस्लामिक लैंड को, और स्कैंडिनेविया से यूरोपियन गुड्स आते थे, फर आता था, स्लाविक कैप्टिव्स आते थे। बेसिकली जो स्लाविक कैप्टिव्स थे, यहीं से शब्द निकला है भाई, स्लेव। अब ट्रांसोक्सियानिया और बुखारा नाम की जगह के बारे में हमने देखा, तो बेसिकली यहाँ पे आपका ट्रांसोक्सियाना बुखारा नज़र आ रहा है। अमू दरिया के और ईस्ट में, सिर दरिया और अमू दरिया नदी के बीच में पड़ते हैं ये दोनों सिटीज़। और फार रशिया और स्कैंडिनेविया के साथ ये इलाके जोड़ते थे किसको? सेंट्रल इस्लामिक लैंड को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो चीज़ें इन इलाकों से आती थी, इनकी पेमेंट किस में होती थी? तो इनकी पेमेंट होती थी भाई इस्लामिक कॉइन्स में। ओके, और इस्लामिक कॉइन्स बहुत हैवी अमाउंट में वोल्गा नदी के पास और बाल्टिक रीजन के पास पाए गए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि इन कॉइन्स का प्रयोग इन इलाकों में बहुत एक्सटेंसिवली किया जाता था। फिर मेल और फीमेल टर्किश स्लेव्स, गुलामों का भी खरीद फरोख्त चलती थी, कैलिफ्स के कोर्ट के लिए, सुल्तान के कोर्ट के लिए। शौकीन किस्म के लोग थे, तो अलग अलग जाति के स्लेव्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के स्लेव्स इनको चाहिए होते थे भाई, रईसी रंगीन शौक थे इनके। फिर आगे बात की जाए
तो जो फिजिकल सिस्टम था, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, और ये जो मार्केट एक्सचेंज था, बेसिकली इसने मनी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया सेंट्रल इस्लामिक लैंड में। सेंट्रल इस्लामिक लैंड में गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, कॉपर के कॉइन, जिसको फुलस बोला जाता था, मिंट किए जाते थे, सर्कुलेट किए जाते थे। अक्सर कर बैग जिसमें मनी को बंद किया जाता था, उसको ऊपर से सील किया जाता था। इन बैंक्स को गुड्स और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो गोल्ड था वो अफ्रीका में आता था, सूडान से। सिल्वर आता था सेंट्रल एशिया से, ज़रफ़शान वैली से। प्रीशियस मेटल्स और कॉइन्स भी यूरोप से आते थे, और ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए इन प्रीशियस मेटल्स और कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। ईस्ट मतलब चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड करने में। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग थे उनके पास भी जो करेंसी लॉक थी पुराने ज़माने के, आप कह सकते हो गोल्ड और सिल्वर कॉइन लॉक थे, वो भी उन्होंने सर्कुलेशन में निकाले। यहाँ पे आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम वर्ल्ड का मिडिल इकोनॉमिक लाइफ में, वाज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत एडवांस लेवल के पेमेंट मेथड्स को यहाँ पे मिडल इस्लामिक वर्ल्ड ने इवॉल्व किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर्स ऑफ क्रेडिट आज की डेट में भी लोगों को समझ में नहीं आते, इसको बोलते हैं चेक, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको बोला था सुफ्ताजा। लेटर्स ऑफ क्रेडिट को साग भी बोलते थे। बेसिकली एलसी आज की डेट में बैंक इशू करता है, ओके। तो लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या है कि भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, तो आपको उस समय पे पेपर मनी देने की ज़रूरत नहीं, इन पेपर की बेसिस पे आपकी पेमेंट मानी जाएगी। तो इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मर्चेंट्स, बैंकर्स इस्तेमाल करते थे। इनमें ऑब्वियसली बात मोहर होती थी ऑथेंटिसिटी की। एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे तो इन कॉमर्शियल पेपर्स को कैरी करते थे, तो हर जगह कैश ले जाने का रिस्क भी लोगों पे नहीं रहता था। और कैलिफ इन सक्स का, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट का अक्सर कर प्रयोग करते थे पोएट्स को और मिनिस्टर्स को आपका रिवॉर्ड बांटने के लिए। मिनिस्टर का मतलब क्या है, तो ये था एक मीडिवल सिंगर और म्यूजिशियन, स्पेशली वन हु रिसाइटेड और सैंग लिरिक और हीरोइक पोएट्री। बेसिकली नोबिलिटी के सामने खड़े होकर गाने वाले लोग, इस प्रकार के म्यूजिशियंस को आप मिनिस्टर्स बोलते थे। फिर आप देखोगे कि although it was customary for merchants to set up family business or employ slaves to set up their affairs, to run their affairs, formal business arrangements, muzarba, were also common, in which sleeping partners entrusted capital to traveling merchants and shared profits and losses in an agreed proportion। तो भैया मर्चेंट्स ने अपने फैमिली बिजनेसेस बना रखे थे, उन्होंने स्लेव्स लगा रखे थे, नौकर लगा रखे थे अपना काम करने के लिए। फिर जो मर्चेंट्स एक जगह से जाके दूसरी जगह ट्रेड करते थे, उनमें पैसा लगाना कि भाई ठीक है तुम्हारे ट्रिप को हम फाइनेंस कर देंगे, इस ट्रिप से जितना फ़ायदा होगा इसका इतना % हमको दे देना, अगर नुकसान हो गया तो नुकसान भी हम झेलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड प्रैक्टिसेस, मनी मेकिंग प्रैक्टिसेस बंद नहीं हुई। मतलब इस्लाम धर्म ने लोगों को पैसा कमाने से नहीं रोका, बस कुछ प्रोहिबिशंस इस्लाम धर्म ने इम्पोज की। जैसे कि इस्लाम धर्म ने इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन्स को फॉरबिड किया। इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन्स को यहाँ रिबा बोला जाता था। मतलब अगर आपने किसी को पैसे दिए कुछ समय के लिए, तो जिसको पैसे दिए वो इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेगा, ये चीज़ इस्लाम में अलाउड नहीं थी। बट इसको भी कहीं ना कहीं करप्ट बेसिस से सर्वकमवेंट किया लोगों ने एक तरीके के कॉइन में बोरो किया और दूसरे तरीके के कॉइन में चीज़ें वापस करी, और उस रिस्पेक्ट में कमीशन को दिखाया गया करेंसी एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में, जबकि था वो प्रॉफिट, जबकि था वो एक्चुअली में इंटरेस्ट। तो भले ही इंटरेस्ट लेना मना था, लेकिन लोग गलत प्रकार के तरीक़ों से फिर भी इंटरेस्ट वाली चीज़ें चलाते थे। तो उस समय की मीडिवल हिस्ट्री में क्या क्या होता था, ये बहुत कहानियों से भी पता चला है। 1001 नाइट से, जिसको अलिफ लैला बोलते हैं। अलिफ लैला नाम का सीरियल भी आता था दूरदर्शन पर कुछ समय पहले। तो सेलर, स्लेव्स, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स, राजा, इन सब चीज़ों के बारे में अलिफ लैला में भी बहुत कुछ बताया गया। तो इन सब चीज़ों से हमें उस समय की मीडिवल इस्लामिक सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।